हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू एग्जाम हट यूट्यूब चैनल। डे स्टूडेंट, जैसा हम रे ऑप्टिक्स में अभी तक स्टडी करते आ रहे हैं, आज रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने अभी तक जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं वो जरूर देख लिए होंगे, क्योंकि वो नहीं देखे होंगे तो ये लेक्चर आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको रिफ्रैक्शन के बारे में ही अगर नहीं पता, स्नेल्स लॉ क्या है इसके बारे में नहीं पता, तो आज का टॉपिक आपको फिर थोड़ा कम समझ में आएगा। चलो हम अब डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। अब स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो हमारे पास में रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसे कैसे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कहा ये एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। मान लो ये जो भी मीडियम है इसको मैंने रेरर मीडियम कंसीडर किया और ये बेटा हमारा डेंसर मीडियम है। रे ऑफ लाइट वेदर इट इज मूविंग फ्रॉम रेरर टू डेंसर और डेंसर टू रेरर। लेकिन अगर मैंने कहा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका μ2 और आपने कहा कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1, सो ये हमारा कैसा रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा? ये एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनेगा, एक कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनेगा। और अगर आप इसको एक कंप्लीट स्फीयर बना के देखोगे तो इसका एक सेंटर भी बनेगा, जिसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हो। ये आपका पी पॉइंट ऑफ, और यहां से यहां तक की रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और इसी तरीके से एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो ये वाला सरफेस हो ऐसे, इसको हम कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस कर्व का जो सेंटर बनेगा वो इस तरफ बन रहा है, तो ये सी पॉइंट है और ये पी पॉइंट है। इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका आपने μ2 कहा। अगेन μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो बेटा ये जो है हमारा कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस बनेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो ये कि एक बार लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाता है रेरर टू डेंसर, फिर आगे डेंसर मीडियम कंटिन्यूअस है, या फिर डेंसर टू रेरर अगर जारी है तो लाइट रे डेंसर से रेरर एंटर किया तो आगे कंटिन्यूसली रेरर मीडियम है। तो देखिए बिल्कुल साइन कन्वेंशन वही यूज होंगे जो हमने अपने मिरर के लिए स्टडी किए थे। सेम टू सेम साइन कन्वेंशन यहां यूज होंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस लेना है वो हम आगे समझेंगे। कितना है, माइनस लेना है कि प्लस लेना है, क्यों ले रहे हैं वो आपको ऑलरेडी पहले पता है, बाकी यहां पे भी डिस्कस हम कर लेंगे। देखिए सबसे पहले हम, अगर ये चीज अपने को समझ आ गई है तो हम इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करके चलेंगे। देखिए एक तो क्या है कि ये जो कर्व हमने लिया है, कन्वेक्स लिया हो या कनकेव लिया हो, इसका एपर्चर बहुत ही स्मॉल है, ये मान के चलेंगे। दूसरा, जो ऑब्जेक्ट लेंगे, जैसे हमने मिरर फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट की कुछ हाइट कंसीडर की थी। ठीक है, वहां पे मतलब ट्रांसवर्स हाइट हमने कंसीडर की थी ऑब्जेक्ट की। यहां पे ऑब्जेक्ट के साइज को हम पॉइंट साइज लेके चलेंगे और उसकी इमेज भी जो है पॉइंट साइज ही बनेगी। लेकिन बनती कैसी है, रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, यहां पे भी बनते हैं केसेस। तो चलो हम करके देखते हैं, तब अपने को क्लियर होगा। जैसे मान लो मैंने लिखा एक टॉपिक, रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस फ्रॉम रेरर टू डेंसर। रेरर से डेंसर लाइट एंटर करेगी। अब ये रेरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 कंसीडर किया, और ये हमारे लिए μ2 है जो डेंसर मीडियम है। क्लियरली μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तो बेटा इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पे एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया। यहां हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया पॉइंट साइज, और ये है P। अब इंसिडेंट रे, जैसे एज यूजुअल हम स्टडी करते हैं, ये इंसिडेंट रे है, यहां पे स्ट्राइक कर रही है। इसी तरीके से अब यहां पे एक नॉर्मल भी बनेगा। इस कर्व का जो सेंटर बनेगा उस सेंटर पे जाएगा नॉर्मल। मान लो ये बन गया। अब देखिए ये सी पॉइंट है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये नॉर्मल हुआ। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल आई।
अब अपने को पता है जैसे ही रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करेगी तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो बेंड होगी तो इसका मतलब इमेज कहां पे जाके मीट करेगी, इमेज कहां पे बनेगी, यहां कहीं पे बनती होगी। यहां मैंने कंसीडर कर लिया कि भी इमेज यहां बनती होगी। अब एंगल की बात करते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा ये नॉर्मल के साथ ये जो भी एंगल है इसको आप आर एंगल से रिप्रेजेंट करोगे। बाकी इनके अलावा भी हम कुछ एंगल कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट और इस प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मैंने अल्फा से रिप्रेजेंट किया, इमेज के लिए मैंने एंगल लिया बीटा, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नॉर्मल जा रहा है उस नॉर्मल ने इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में क्या एंगल बनाया है, लेट्स सपोज उसको हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रियल इमेज बन रही है। अब इसके लिए एक फॉर्मूला हम ड्राइव करके देखते हैं, रेयर टू डेंसर। नेचर ऑफ इमेज पे फॉर्मूला डिपेंड नहीं करेगा वेदर इट इज वर्चुअल और रियल। ठीक है, फॉर्मूला डिपेंड करेगा कि लाइट रेस रेयर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयर जा रही है। तो सबसे पहले हम एक थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको मैं कहूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा बनेगा यहां पे P से O। P से सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो -u। इसी तरीके से मैंने इमेज डिस्टेंस लिखा, इमेज डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, PI से। अब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है तो आपने इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस मेजर किए थे वो सारे प्लस लिए थे, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी प्लस होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर PC विच इज इक्वल्स टू R। तो बेटा ये चीज हमें चाहिएगी। अब इसके अलावा अपने को नॉलेज जो चाहिए वो चाहिए स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है उसके अकॉर्डिंग कैसे अपने को वो फॉर्मूला यूज करना है, वो कैसे है। देखिए मैं यहां पे यूजिंग स्नेल्स लॉ, यूजिंग स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ अगर हम यूज करेंगे बेटा तो उसमें जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम में साइन ऑफ एंगल, यानी μ1 इंटू साइन ऑफ I और इक्वल्स टू सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ R। अब एक चीज यहां याद रखना, जो I और R एंगल हम लेके चल रही हैं वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल स्मॉल हम कंसीडर करके चलते हैं। और प्रॉपर्टी हम लगाएंगे कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं μ1 इंटू आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू R। ठीक है, इतना काम करने के बाद इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। यहां तक समझ आ रहा है। अब देखो इतनी सी बात अगर अपने को हो गई तो I और R को मैं अल्फा बीटा और गामा में कन्वर्ट करूंगा, जिसके लिए मुझे फॉर्मूला चाहिएगा थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R, जिसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा थीटा इज इक्वल्स टू L बाय R, या फिर टेंजेंट थीटा यानी टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट गामा, टेंजेंट बीटा, ये मैं यूज कर सकता हूं। और टेंजेंट थीटा कैन बी रिटन एज थीटा व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। अब यहां पे सबसे पहले मैंने ट्रायंगल चूज करनी है। ट्रायंगल चूज करते हैं, कौन सी ट्रायंगल में I और R मिल सकता है। तो इन ट्रायंगल देखो I मेरा एंगल एक्सटीरियर एंगल बन रहा है किसका, यहां पे आप M पॉइंट कंसीडर कर लो। तो एक्सटीरियर एंगल है MOC, MOC ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल MOC के अंदर I एंगल किसके इक्वल है, I इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। बेटा अल्फा प्लस गामा मतलब हमें I एंगल का पता चल गया। इसी तरीके से एक और ट्रायंगल हम चूज करते हैं MCI। इसके अंदर देखो गामा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, गामा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, इस साइड को प्रोड्यूस किया तो गामा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा, R प्लस बीटा। सो R कैन बी रिटन एज गामा माइनस बीटा। बेटा R आ गया। अब I और R की वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं। इक्वेशन 1 में यूज करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारी क्या बन जाएगी, उसको मॉडिफाई करके हमने लिखा μ1
इंटू आई, आई यानी अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू म्यू टू इंटू गामा माइनस बीटा। ये आ गया। इतना काम अगर आपको समझ आ गया है तो एक बार नोट भी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। इसको अब अपने को सोल्व करना है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ही सोल्व करना है। देखो अब बात करते हैं, मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहां पे थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर फॉर्मूला यूज करना है। इसके लिए मैंने क्या किया, अब देखो बेटा हमने क्या करना है, यहां पे ये जो फॉर्मूला अभी आपने निकाला यहां तक, मैंने लिखा सेम टू सेम म्यू वन इंटू एल्फा। एल्फा को मैं लिख सकता हूं ऑलमोस्ट एमपी अपॉन पीओ, एमपी अपॉन पीओ, ठीक है, प्लस गामा, गामा को क्या लिख सकते हैं, एमपी अपॉन पीसी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो कर्व में है, इसको बार बार ऐसे क्यों ले रहा हूं मैं। ये परपेंडिकुलर आप कंसीडर कर सकते हो, यहां से m से मैंने एक परपेंडिकुलर यहां पे डालेंगे तो जो भी पॉइंट होगा, लेट्स सपोज ये x होगा, तो x पॉइंट वेरी नियर टू द p, यानी p और x बहुत क्लोज होंगे। मैंने अपर्चर वेरी स्मॉल लिया है, सो दैट्स व्हाई इसको हम ऑलमोस्ट स्ट्रेट कंसीडर कर सकते हैं, तो मैं ये फॉर्मूले यूज कर रहा हूं। इसी तरीके से म्यू टू इंटू गामा माइनस बीटा, सो गामा माइनस बीटा तो है, तो गामा की वैल्यू क्या होगी, एम पी अपॉन पी सी, और माइनस बीटा अगेन एम पी अपॉन बीटा, यानी एम पी अपॉन पी आई। तो ये फॉर्मूला, अब एम पी दोनों तरफ से कॉमन कैंसिल हुआ। नेक्स्ट मैंने लिखा म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू वन अपॉन पी सी इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई। अब पीसी, पीओ और पी आई की वैल्यू आपने ऑलरेडी लिख रखी है विद साइन कन्वेंशन, तो इसको हम यहां यूज कर लेते हैं। म्यू वन अपॉन पीओ, पीओ मतलब माइनस ऑफ यू, प्लस म्यू वन अपॉन पीसी, पीसी की वैल्यू आर है, इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन पीसी अगेन आर माइनस म्यू टू अपॉन पी आई। पी आई की वैल्यू आपने वी ले रखा है प्लस का। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, सिर्फ इस टर्म को उठा के मैं इधर ले आता हूं और इस टर्म को एक तरफ। अब ये इधर आके प्लस होगा तो बनेगा फॉर्मूला म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू, देखो ये इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो वी कैन से दैट ये माइनस बनेगा उधर जाके, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। सो फाइनली ये रिजल्ट आ गया, रिक्वायर्ड रिलेशन। मतलब लाइट रे जब भी रेयर टू डेंसर जाएगी तो उसके लिए फॉर्मूला हम ये यूज करने वाले हैं, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इज इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू। इतना क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर लाइट रे डेंसर टू रेयर जाती तो आप कैसा फॉर्मूला बनता, ऐसे केस में फॉर्मूला जो बनता सिर्फ यहां पे पोजीशन चेंज हो जाती, म्यू वन जहां है वहां पर हम लिखते म्यू टू, और जहां म्यू टू है वहां म्यू वन लिख देते। फॉर्मूले में सिर्फ वेरिएशन यही होता, यानी कहने का मतलब फॉर्मूला क्या बनता यहां लिख देता हूं मैं, म्यू वन अपॉन वी माइनस म्यू टू अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। उस केस में फॉर्मूला ये यूज होता, मतलब डेंसर टू रेरर के लिए बेटा, डेंसर टू रेरर के लिए। इतना सा क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक डेरिवेशन हम ऐसा करके देख सकते हैं। यस, जिनको ये समझ आ गया है बहुत अच्छी बात, और फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो बेटा कमेंट जरूर कर दिया करो, हमें पता चले कि हमारी कमी का है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब रिफ्रैक्शन हम डेंसर टू रेरर के लिए निकालते हैं, यानी
refraction through denser to rarer through convex refracting surface. अब कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इस बार मैंने क्या किया, ये एक हमारा कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऐसा बना लिया। इस बार ऑब्जेक्ट को मैं डेंसर मीडियम में रखूं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लिया अपना। इसमें मैंने ऑब्जेक्ट यहां कंसीडर कर लिया। सपोज करो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे बनेगा, यहां कहीं पे इसका मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर कंसीडर कर लिया, और ऑब्जेक्ट हमने यहां कंसीडर किया। अब क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जाती है, ये नॉर्मल हुआ, इसके साथ अगर मूव करेगी, ये कुछ एंगल बनाते हुए यहां पहुंच गई मान लो, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन अब डेंसर टू रेरर जाएगी तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कहीं यहां पे इमेज फॉर्मेशन हो गई, लेट्स सपोज, ठीक है, यहां कहीं पे इमेज फॉर्मेशन हो गई, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट एंगल आई, इसको आपने अल्फा से रिप्रेजेंट किया था, इसको गामा से रिप्रेजेंट किया था, ये आर एंगल है और ये है बीटा एंगल इमेज का। इमेज डिस्टेंस पी से आई, इसको एम पॉइंट कंसीडर किया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका μ2 है और इस मीडियम का μ1 है, और अगेन μ2 इज ग्रेटर देन μ1, तभी तो डेंसर टू रेरर रिफ्रैक्शन होगा। अब इसमें आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखोगे, क्या बनेगा बेटा जरा बताओ अपने आप से, साइन कन्वेंशन यूज करके बताना है। P से O और इंसिडेंट रे के ठीक अपोजिट में मेजर करेंगे तो डेफिनेटली इसको हम लिखेंगे -u, और ये वैसे भी बता रखा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही माइनस लिया जाता है, क्योंकि उसके लिए आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करोगे। इमेज डिस्टेंस क्या बनेगा, इमेज डिस्टेंस को पी आई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको आप प्लस का v ले रहे हो। रेडियस ऑफ कर्वेचर इस बार क्या बनेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर pc, इस बार रेडियस ऑफ कर्वेचर इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है pc, सो ये माइनस ऑफ r लेके चलेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, स्नेल्स लॉ यूज किया था। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, स्नेल्स लॉ यूज किया, और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का साइन ऑफ एंगल, यानी μ2 इंटू साइन ऑफ आई और μ1 इंटू साइन ऑफ आर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि भाई आई और आर नेग्लिजिबल स्मॉल होंगे। प्रॉपर्टी हमने लगाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा इन दैट केस। So μ2 into I which is equals to μ1 into R। अब बेटा I और R की वैल्यू अगेन हम अल्फा बीटा गामा में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके लिए आप अगेन ट्रायंगल चूज करोगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। तो इन ट्रायंगल I हमारा देखो OMC या MOC कह सकते हो, MOC ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल है गामा विच इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई, यानी आई प्लस अल्फा, और आई इक्वल्स टू बनेगा गामा माइनस अल्फा। बेटा ये बन गया, आई की वैल्यू मिल गई हमें। आर की वैल्यू देखो जरा कहां छुपी हुई है, एम सी आई, इस ट्रायंगल के अंदर ये एक्सटीरियर एंगल है आर। सो इन ट्रायंगल एम सी आई, R is the exterior angle and gamma plus beta, gamma plus beta। तो ये I और R की वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन 1 में यूज करेंगे, इक्वेशन 1 हमारी क्या बन जाएगी, मॉडिफाई करके μ2 इंटू आई विच इज इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा
μ1 इंटू आर, यानी गामा प्लस बीटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, इस पे थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर की प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, तो लगा दो वो फिर से। यहां हमने लिखा μ2 इंटू गामा माइनस एल्फा, गामा के लिए आप लिखोगे एम पी अपॉन पी सी माइनस एल्फा, एल्फा के लिए लिखोगे एम पी अपॉन पी ओ इक्वल्स टू μ1 इंटू गामा प्लस बीटा, गामा के लिए अगेन एम पी प्लस पी सी और प्लस बीटा तो एम पी अपॉन पी आई। एम पी कैंसिल हुआ, साइन कन्वेंशन के साथ यूज करेंगे पी सी पी ओ और पी आई जो हमने पहले ही लिख लिए हैं, तो लिखेंगे μ2 अपॉन पी सी, बेटा पी सी कितना है माइनस ऑफ आर, माइनस μ2 अपॉन पी ओ, पी ओ की वैल्यू माइनस यू है तो ये प्लस का यू बन गया, इक्वल्स टू μ1 अपॉन पी सी, पी सी की वैल्यू माइनस आर है, इसको माइनस आर लिखा, प्लस μ1 अपॉन पी आई, ये प्लस का v हुआ। इतना समझ आ गया सबको? अब अगर इतना समझ आ गया तो इस टर्म को इधर ले आओ और इस टर्म को उस तरफ ले जाते हैं। इसको जैसे उठा के इधर लेके आएंगे प्लस का बनेगा, न्यूमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो आप लिख सकते हो μ1 माइनस μ2 अपॉन आर विच इज इक्वल्स टू μ1 बाई वी माइनस μ2 अपॉन यू। ये अपना रिक्वायर्ड फॉर्मूला आ गया। ये देखो μ1 माइनस μ2 है, पहले वाले फॉर्मूले के साथ कंपेयर करोगे तो μ2 माइनस μ1 अपॉन आर, तो मैंने कहा था जैसे वैसे ही चेंज हुआ है, सिंपली रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर जाने में अब यहाँ पे किसका मीडियम है, यहाँ रेयर मीडियम माइनस डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ पे किसका आ रहा है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन इमेज डिस्टेंस, और यहाँ पे है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इतना क्लियर हो गया अपने को। अब देखो इस पे मान लो एक क्वेश्चन हम लगा के देखते हैं, थोड़ा और कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। भाई जैसे मान लो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, फॉर एग्जांपल आई भी हो सकती है, अपने को पता है आई इमेज कहाँ पे बनाएगी, रेटिना पे बनाएगी। मान लो ये रेज आ रही हैं, ये एक पॉइंट हो गया, इसी तरीके से ये पैरेलल रे बीम कह सकते हो, रेटिना के ऊपर इमेज क्रिएशन करेगी तो यहाँ बन गई इमेज, इसी तरीके से ये भी यहाँ पे आके मीट करेगी। अब हमसे पूछ रहा है कि ये अगर एयर टू किसी मीडियम में एंटर कर रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, अब म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या होने वाली है, अगर इस स्फेरिकल पार्ट का जो रेडियस है वो आर, स्फेरिकल पार्ट का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने आर ले लिया। ठीक है, अब रे ऑफ अंदर जाके यहाँ पे इमेज क्रिएशन कर रही है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 कंसीडर कर लिया, जिसको μ2 कह रहे हैं वो म्यू के बराबर है, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। अब बेसिकली μ1 तो एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हम 1 लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सेम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, रेयर टू डेंसर जा रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, μ2 माइनस μ1 अपॉन आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। सारे डिस्टेंस आप यहां से मेजर करोगे P पॉइंट से, और ये इमेज बन रही है यहाँ, ये इमेज पी आई कितना होगा, इमेज डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ आर होगा। किसको नहीं पता चला ट्वाइस ऑफ आर क्यों है, क्योंकि ये डायमीटर भी है इसका, तो इमेज अगर P से I पे बनी है जाकर के तो सीधे से मतलब है ये तो डायमीटर के बराबर हो गया P से डिस्टेंस, तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया। इसके बाद यहाँ पे μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
अब बेटा जो चीज अपने को पता है, एक चीज मुझे यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि रेज जो है इंफिनिटी से आ रही हैं, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हो गया माइनस इन्फिनिटी, और v की वैल्यू कितनी जा रही है, प्लस का ट्वाइस ऑफ r। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसी तरफ है, तो r प्लस लिया है मैंने एज यूजुअल। इस फॉर्मूले के अंदर आप साइन कन्वेंशन यूज करके ही अप्लाई करोगे, अदरवाइज न्यूमेरिकल में हो जाएगी मिस्टेक। बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, गलत हो जाएगा। तो इन फॉर्मूले के अंदर आप साइन कन्वेंशन यूज करके ही रखोगे। अब देखो ये वैल्यू इसमें अप्लाई करते हैं। म्यू2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है, और म्यू1 कितना है, 1/r इक्वल्स टू, यहां पे म्यू2 है, म्यू2 की वैल्यू अगेन म्यू, और v कितना है, ट्वाइस ऑफ r, माइनस म्यू1 कितना है, 1 इन्फिनिटी माइनस का, तो ये प्लस हो जाए, ये तो हो गया 0, ये टर्म तो अपनी चली गई, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी मतलब 0। अब जो बचा है उसको ही बात करते हैं। अब जो हमारे पास बचा है, बचा क्या है, म्यू माइनस 1/r इक्वल्स टू म्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ r से r भी चला गया, जो बचा है वो म्यू माइनस 1 इक्वल्स टू म्यू अपॉन 2। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, इस 1 को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो म्यू माइनस म्यू2 इज इक्वल्स टू प्लस का 1। अब म्यू माइनस म्यू/2 कितना बनेगा, ऑब्वियसली म्यू अपॉन 2 बचेगा, हाफ बचेगा, विच इज इक्वल्स टू 1, और म्यू इक्वल्स टू 2, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको फंडे क्लियर हुए होंगे आज के कंसेप्ट के। अब देखिए, इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो चीज स्टडी करेंगे वो मेनली इन्हीं टॉपिक पे डिपेंड करेगा, यानी एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला है वो डिस्कस करेंगे। अब उस लेंस मेकर फॉर्मूले पे जाएं तो थोड़ा सा ब्रीफ में अपने को ये पता होना चाहिए लेंस होता कैसा कैसा है, और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम उसको किसी मीडियम में इंसर्ट कर दें, या लेंस को काट दें, या पॉलिश कर दें। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, तो चलो हम करके देखते हैं वो, तब तक अपने को ये फंडा क्लियर नहीं होगा। लेंस जो है, पहली बात तो जब हम लेंस की बात करेंगे तो एक चीज याद रखना कि लेंस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें लाइट एक बार रेरर से डेंसर एंटर करेगी और फिर डेंसर टू रेरर जाएगी। अब बहुत सारे बच्चों को एक माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि भाई हमारे पास में दो ही तरह के लेंस है, एक कन्वेक्स होता है तो दूसरा कनकेव होता है। नहीं भाई, उनके अलावा भी लेंस होते हैं। कौन से होते हैं, पहले तो हम बात करते हैं। देखो ये एक लेंस, इसको आपने क्या बोला हुआ है, इसको आपने बोला हुआ है कि भाई हमारा ये एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, कन्वेक्स भी कैसा है वो भी सीखेंगे। इसके बाद आपने एक ये लेंस स्टडी किया है, भाई ये हमारा कनकेव लेंस है, इसको आप कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हो और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो कन्वर्जिंग लेंस है ये भी डाइवर्जिंग लेंस की तरह से काम कर सकता है, जो डाइवर्जिंग लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस की तरह से काम कर सकता है। किस कंडीशन में करता है इसको भी समझते हैं। सबसे पहले तो मैं लेंस के टाइप बता देता हूं, फिर हम ये बात पे डिस्कस करेंगे कि लेंस के टाइप कौन से हैं। देखो, अगर इसकी बात करते हैं, सबसे पहले में इसकी मैंने बात की कि ये वाला जो लेंस है, अगर इसकी एक रेडियस को चेक करोगे तो इसका एक रेडियस तो इधर बनने वाला बेटा, और एक रेडियस बनेगा हमारा इस तरफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तरफ इस तरफ बनेगा, इसको मैंने R1 बोला क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ रखा है तो इधर पहले इस फेस को स्ट्राइक करेगा, पहले इस फेस को स्ट्राइक करेगा लाइट रे, इसलिए इससे जो इधर की तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी उसको R1 लेके चलेंगे, याद रखना। उसके बाद जब डेंसर से रेरर में जा रहा है तो इधर का रेडियस ऑफ कर्वेचर यूज होगा, जो इधर का R2 मैंने मान लिया। अब यहां पे इसकी दो रेडियस मैंने कहा,
ये लेंस है, इसकी दो रेडियस कहा, एक तो R1 और इधर R2। अगर रेडियस अलग अलग है, सेम नहीं है, R1 और R2 है, तो इस लेंस को हम कहेंगे बाय कन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे बेटा? बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, बाय कन्वेक्स। लेकिन अगर ये इक्वल हो, ये R है और ये भी R है, तो आप इसको बोलोगे इक्वी कॉन्वेक्स। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों तरफ की रेडियस क्या है? सेम है। दोनों तरफ की रेडियस सेम है। अब एक चीज और आती है, इसी लेंस को आपने इस तरीके से काट दिया, क्रॉप कर दिया, ये रेडियस। अब ये पहला फेस ये होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखूंगा तो पहला फेस ये होगा। अब ये तो बिल्कुल प्लेन है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी जिसको मैंने R1 कहा, R1 जो है वो इंफिनिटी हो गया, और जिसको आपने R2 लिया था वो R2 बेटा R के बराबर हो गया, माइनस ऑफ R ले सकते हो ये। तो यानी इसका इधर के कर्व की तो रेडियस होगी R, और इधर इस जो कर्व लिया है मैंने प्लेन, इसको हम कहेंगे कि इनफाइनाइट। तो इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स, इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। ठीक है, समझ आ गया। एक और होता है कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कॉन्वेक्स, ठीक है, इस टाइप का लेंस होता है वो। ठीक है, ऐसे बनाएंगे इसको, थोड़ा अलग अलग रेडियस है, R1 R2 अलग अलग रेडियस बनेगी। ठीक है, मान लो इसके लिए मैंने R1 बोला तो इसके लिए R2, तो इसको हम बोलेंगे कनकेवो कनकेवो कॉन्वेक्स। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके बाद दूसरे लेंस पे चलते हैं। दूसरा लेंस मैंने आपको कौन सा बताया? इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोल रहे थे। इसको हम कन्वर्जिंग बोल रहे थे। कन्वर्जिंग कब बोलेंगे? जब ये जो बाहर का मीडियम है, इसके लेंस के मीडियम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करो, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके आउटर इन्वायरमेंट से ज्यादा हो। ये चीज ध्यान रखना, जब भी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके आउटर इन्वायरमेंट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, ऐसे में ही ये एक कन्वर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर कम हो तो ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव करेगा, सेम हो तो प्लेन ग्लास की तरह से बिहेव करेगा। तो हम इस लेंस की बात करते हैं अब, जिसको आप जनरली कनकेव लेंस या डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। अब इसमें रेडियस देखो, इधर की तरफ बनेगी एक रेडियस, और एक रेडियस बेटा इस तरफ बनेगी। ठीक है, इधर की जो रेडियस है इसको मैंने R1 बोला। अगर ऑब्जेक्ट मेरा इस तरफ होगा तो ऑब्जेक्ट से रे जाएगी, पहले इस फेस को स्ट्राइक करेगी, तो इसको मैंने R1 ले लिया। उसके बाद डेंसर टू रे जाएगी तो इधर का फेस यूज होगा, यानी R2 होगा। इसको अगर मैंने कहा कि रेडियस सेम नहीं है, R1 और R2 अलग है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? इसको क्या बोलोगे? इसको हम बोलेंगे ऐसे में बाय कनकेव लेंस। क्या बोलेंगे? बाय कनकेव लेंस बोलेंगे। और अगर इक्वल हो जाए भाई, R1 और R2 इक्वल हो जाए, तो फिर बोलेंगे इसको इक्वी कनकेव। इक्वी कॉन्केव लेंस। ठीक है, प्लेनो कनकेव, ये प्लेन और ये कनकेव, इसको बोलेंगे प्लेनो कनकेव। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कन्वेक्सो कनकेव, इस टाइप का बनेगा, इसको हम बोलेंगे कन्वेक्सो कनकेव। ठीक है, ये तो हुआ लेंस, ये तो सारा लेंस का फंडा हुआ। इस पे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो हमारे काम का है। ठीक है, अब ये लेंस किस टाइम पे कौन से लेंस की तरह से बिहेव करता है ये समझते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, और इन नॉर्मल आप इसको मानते हो कि अगर इंफिनिटी से रेज आ रही हैं
these rays will meet at a single point which is known as फोकस पॉइंट हम कह सकते हैं। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और जो लेंस हम यूज कर रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अगर है तो आपने अगर ऐसी इमेज देखी है बनते हुए यानी रेस को कन्वर्ज कर रहा है तो आप समझ लेना कि μ2 यहाँ पे μ1 से ज्यादा है, यानी लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसके आउटर इन्वायरमेंट से ज्यादा है। अब ये डाइवर्जिंग लेंस की तरह से कब बिहेव करता है? डाइवर्जिंग लेंस में रेस को ये क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। इस तरीके से डाइवर्ज करेगा जैसे कि इसका फोकस पॉइंट यहां कहीं पे हो, वर्चुअल इमेज बनाए मतलब। अब ये डाइवर्जिंग इमेज, अब कन्वेक्स लेंस भी वर्चुअल इमेज इस तरीके से बना रहा है फोकस पॉइंट के ऊपर, तो वो कब बनाएगा? तब पॉसिबल है जब आउटर इन्वायरमेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, यानी μ1 इज ग्रेटर देन μ2। जैसे कि एयर बबल इन वाटर, वाटर के अंदर एयर बबल एक किस लेंस की तरह से काम करेगा? वैसे तो कन्वेक्स शेप है लेकिन वो एक कनकेव लेंस की तरह से बिहेव करता है, डाइवर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव करता है। ठीक ऐसे ही ये अगर रेज जो है सीधी जा पा रही हैं, इसका मतलब ये है ये प्लेन मिरर की तरह से, प्लेन ग्लास की तरह से बिहेव कर रहा है, यानी μ1 इज इक्वल्स टू μ2। सिमिलर मैनर में आप कनकेव लेंस के लिए भी ये सब कर सकते हो। मतलब भाई ये मेरे पास लेंस है तो ये डाइवर्जिंग तो तभी यूज होगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह से तभी यूज होगा जब भाई अपने को पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है जो इसके आउटर इन्वायरमेंट से ज्यादा है। μ2 इज ग्रेटर देन μ1, यानी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब ये लेंस कन्वर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव करता है। सुनने में अटपटा लगता है लेकिन होता है। ये कन्वर्ज कर गया एक पॉइंट के ऊपर, अब फोकस ये है, रियल फोकस बन रहा है। पहले वर्चुअल फोकस था इसका रियल फोकस बन रहा है, कन्वर्जिंग लेंस की तरह से बिहेव कर रहा है। यानी इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आउटर इन्वायरमेंट के साथ कंपेयर करोगे तो आउटर इन्वायरमेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस बार ज्यादा है। और अगर इक्वल है देन रे ऑफ लाइट विल गो अनडेविएटेड, बिना डेविएट करे चली जाएगी, यानी μ1 इज इक्वल्स टू μ2। ये आपको ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया तो एक काम और कर लेते हैं। एक तो आपको याद रखना है लेंस को एयर में रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ f है और रेडियस ऑफ कर्वेचर r इसमें है इन एयर। ठीक है, जैसे ही इसको हम किसी और मीडियम में इंसर्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर, इन वाटर, तो याद रखना इसकी फोकल लेंथ जो है वो क्या करेगी? वेरी कर जाएगी, फोकल लेंथ वेरी करेगी, बट आर रिमेन सेम। आर क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए मिरर के लिए भी पूछ सकता है, तो मिरर की ना तो फोकल लेंथ चेंज होती है ना ही रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज होती है। क्यों चेंज होती है? लेंस की भी, ये लेंस मेकर फॉर्मूला जब पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। अभी इतनी सी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई फोकल लेंथ, चाहे लेंस की बात हो या मिरर की बात हो, फोकल लेंथ ही चेंज होगी और वो भी सिर्फ लेंस की चेंज होगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ना तो लेंस की चेंज होती है और ना ही मिरर की। ये क्लियर हो गया। एक और चीज समझते हैं। एक कई बार जो है ऐसे बोलता है कि इस लेंस को मैंने क्या किया, ऐसे काट दिया। ऐसे काटने पे आपके पास शेप कैसी आ गई? कुछ ऐसी शेप आ गई। ठीक है, मतलब इसको सामने से देखो तो इतना लेंस आपने काट के ये हटा दिया, ये इतना बचा हुआ है, और इसका ये वाला व्यू। ठीक है, तो अब ऐसे में इसकी फोकल लेंथ अगर f थी, पावर अगर इसकी p थी, तो इसकी भी फोकल लेंथ अभी f है और पावर p है, कोई चेंज नहीं आया है। इमेज वहीं पे बनेगी जहां पहले बन रही थी, ये याद रखना। या इसकी जगह पे ऐसे पॉलिश कर दिया, यहां पे पॉलिश कर दिया,
ब्लैक पॉलिश कर दिया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पे हमने रख दिया ओ, और इसकी इमेज यहाँ मान लो उसने बना दी कहीं पे भी, यहाँ इमेज बन रही है। तो इमेज अब भी वही बन रही है, उसकी फोकल लेंथ उतनी है, पावर उतनी ही है, सिर्फ फर्क जो आया है वो इंटेंसिटी का फर्क हो गया। यानी यहां पे जितनी इंटेंसिटी बन रही थी पहले कंप्लीट लेंथ से, अब इंटेंसिटी इमेज की कम होगी, बस ये चीज पे इफेक्ट पड़ा है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया। अब बात करते हैं, इतना सा अगर इस तरीके से काटने से ये है, तो अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस क्रॉप किया बिल्कुल बीचों में, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये लेंस है, इसको अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ठीक परपेंडिकुलर हमने इसको क्रॉप कर दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काटने पे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे काटने पे इस लेंस की शेप कुछ ऐसी हो गई, ये प्लेन पोर्शन हो गया, ये आपका कर्व्ड पोर्शन हो गया। अगर इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है या फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात नहीं करेंगे हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो r ही रहने वाली है, फोकल लेंथ पे इफेक्ट पड़ता है। अब फोकल लेंथ आपको ध्यान रखना, इस वाले पोर्शन की तो फोकल लेंथ आपको पता होनी चाहिए कितनी हो गई, ये R2 बनने वाला, ये तो हो गया इन्फिनिटी, लेकिन R1 जो है वो कितनी है? R के बराबर है। अगर आप यहां से फोकल लेंथ की बात करोगे तो कितनी हो जाएगी? वो डबल हो चुकी होगी, पहले से डबल हो चुकी होगी, यानी ये चेंज होके 2f हो गया। चाहे आप इधर वाले हिस्से की बात कर रहे हो या दूसरा हिस्सा, ये इसका दूसरा हिस्सा बनेगा, ये इसकी फोकल लेंथ भी कितनी हो चुकी होगी? 2f, याद रखना। अब पावर की बात आती है, सबने बड़ा अच्छे से याद किया हुआ है कि पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ यहाँ पे इसकी पावर p थी, सॉरी इस केस में p अगर पावर थी, तो इसको ऐसे काटने के बाद यहाँ पे पावर पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा? पावर बन गया होगा हाफ, पहले का हाफ हो गया होगा, चाहे आप इधर वाले पोर्शन की बात करो या इधर की। जब इसको आपने वर्टिकली क्रॉप कर दिया, लेंस को बीचों बीच क्रॉप कर दिया, ठीक है, ये दोनों पोर्शन को आप ऐसे देखोगे तो गोल मिलेगा, ये भी गोल मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि लेंस को अगर हमने ऐसे क्रॉप किया तो फोकल लेंथ और पावर चेंज नहीं हुई थी, लेकिन इस बार फोकल लेंथ तो डबल हो गई लेकिन पावर हाफ हो गई। इस पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं, PYQ आप उठा के देखोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी लगभग चीज जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला जब बनेगा तो और बातें हम डिस्कस करेंगे। एक ये भी है, कई बार पॉलिश करके देता है ऐसे कि भाई ये लेंस है, इसको हमने पॉलिश कर दिया, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसमें μ2 है, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाल दिए, तो दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो गए लेंस के अंदर, तो ऐसे में याद रखना उसकी दो इमेज बनेगी, क्योंकि उन दोनों के लिए फोकल लेंथ अलग बनेगी। अगर तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाले तो तीन इमेज बनेगी, चार डाले तो चार इमेज बनेगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहा है। जिनको मतलब आज नहीं समझ में आएगा तो डेफिनेटली उन्होंने रे ऑप्टिक्स का मेरे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, वो लेक्चर जरूर देखो ताकि ये भी समझ आए और आगे वाला भी समझ आए। रे ऑप्टिक्स ऑलमोस्ट अब हमारा एंडिंग में आने वाला है, क्योंकि इसके बाद के जो टॉपिक बचे हैं वो बचा है, एक तो लेंस मेकर फॉर्मूला, उसके बाद डिस्पर्जन और स्कैटरिंग, ये सब चीज स्टडी करेंगे, और टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा लेक्चर, इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक, जय हिंद।